अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। और हमारी दुआ है कि ये सुबह आपके लिए बेशुमार खुशियाँ लेके आए और अल्लाह ताला आप पे हमेशा अपनी रहमत रखे, पाकिस्तान पे अपनी रहमत रखे। अखबारात ने किस तरह देखा मामलात को, एक हमारा पैकेज चलता है और हमें उम्मीद है कि इस पैकेज से आप 1 मिनट में ये जान जाते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अखबारात किस तरह सोच रहे हैं या किस तरह देख रहे हैं या हमें दिखा रहे हैं। वो रिपोर्ट देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। अमरीकी टीवी चैनल को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दबंग इंटरव्यू और दफाए वतन के लिए 7 जवानों की कुर्बानी पाकिस्तानी अखबारात की टॉप स्टोरीज हैं। रोजनामा दुनिया ने पाक फौज के जवानों की शहादत को मेन स्टोरी रखा है। अल्फाज हैं, जनूबी वजीरिस्तान, झड़प में 5 दहशतगर्द हलाक, 7 फौजी शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतला पर ऑपरेशन, इलाके की नाकाबंदी, तलाशी का काम शुरू। ISPR। रोजनामा नवाए वक्त ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन की सुर्खी इस तरह लगाई है: जनूबी वजीरिस्तान ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक, 7 जवान शहीद। रोजनामा जंग ने वज़ीर-ए-आज़म के इंटरव्यू को हेडलाइन में शाया किया: दुनिया तालिबान को मोहलत दे, बड़े इंसानी बहरान का खदशा, इमरान खान। रोजनामा एक्सप्रेस ने भी वज़ीर-ए-आज़म के अफगानिस्तान से मुतल्लिक बयान को लीड स्टोरी में रखा है। अल्फाज हैं, अफगानिस्तान की मदद ना की तो इंतशार का खदशा है, वज़ीर-ए-आज़म। रोजनामा पाकिस्तान ने भी वज़ीर-ए-आज़म के इंटरव्यू को अहमियत दी। अल्फाज हैं, अदम इस्तेहकाम के बायस अफगानिस्तान को फिर दहशतगर्दी का सामना हो सकता है। दुनिया तालिबान की हौसला अफजाई करे, इमरान खान। उर्दू अखबारात की तरह अंग्रेजी अखबारात ने वज़ीर-ए-आज़म के इंटरव्यू को अहमियत दी। द नेशन ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान को टॉप स्टोरी के तौर पर लिया। PM सेज सिचुएशन इन अफगानिस्तान वरिंग। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की सुर्खी के अल्फाज हैं, वर्ल्ड मस्ट इंसेंटिवाइज अफगान पीपल, इमरान। रोजनामा डॉन ने वज़ीर-ए-आज़म के इंटरव्यू को कुछ इस तरह शाया किया: पीस ओनली इफ तालिबान टेक ऑल फैक्शंस अलोंग, PM। द न्यूज की मेन स्टोरी भी वज़ीर-ए-आज़म का CNN को इंटरव्यू ही है। तालिबान बी गिवन टाइम ऑन HR इशूज, सेज इमरान। डेली टाइम्स ने भी वज़ीर-ए-आज़म के इंटरव्यू को फ्रंट पेज पर शाया किया: वर्ल्ड मस्ट गिव तालिबान टाइम टू डिलीवर पाकिस्तान। ये थी जी आज के अखबारात जो मैंने आप पेश किए। प्रोग्राम शुरू करने से पहले और रनडाउन आपसे शेयर करने से पहले मैं अपनी टीम की तरफ से, अपने तमाम दोस्तों साथियों की तरफ से, अपने एनालिस्ट की तरफ से, प्रोडक्शन टीम की तरफ से और पूरी कौम की तरफ से उन 7 जवानों को जो शहादत जिन्होंने हासिल की इस वतन की हिफाजत करते हुए, इस धरती की, इस मट्टी की हिफाजत करते हुए, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी पेश की, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। उन माओं को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इतने अजीम सपूत जने, और हम तहे दिल से मशकूर हैं कि आप लोगों की वजह से इस मुल्क में अमन कायम है। आप लोगों के खून से आप इस मुल्क के अमन की आबियारी कर रहे हैं। हम आपको सलाम पेश करते हैं। आज के प्रोग्राम का रनडाउन आपसे शेयर करता हूँ। दुनिया तालिबान को मोहलत दे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का CNN को इंटरव्यू। इसी पर इशू के हवाले से रोज़नामा जंग और नवाए वक्त का इदारिया भी है। अमेरिका पाकिस्तान को डिक्टेशन देने से गुरेज करे। दी न्यूज़ में साबिक सफ़ीर आसिफ दुरानी साहब का कालम है, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी मसले का हल नहीं। और CNN पे वज़ीर-ए-आज़म के इंटरव्यू जो है वो ही टॉप ट्रेंड में है और पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस इंटरव्यू को टॉप ट्रेंड के तौर पे लिया गया और 17 पॉइंट समथिंग के जो है वो ट्रेंड रहा। मुस्लिम लीग नून के इजलास में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अदम शिरकत। फजलुर रहमान के पीपल्स पार्टी पे वार। फिर आज की अहम खबर, फेक न्यूज़ के मामले पर मीडिया तंजीमों और हुकूमत में कमेटी बनाने पर इत्तफाक राय। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत कानून साजी करे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार। हमेशा एक हम में रहती है कमी
हम कोई चीज़ खाएं, कोई चीज़ पहने, कोई कुछ ले, तो हम कहते हैं यार थोड़ी सी कमी रह गई, थोड़ी सी और हो, थोड़ा सा और हो। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस प्रोग्राम में थोड़ी सी कमी थी, जिसको जो है ना खालिद कयूम ने पूरा किया है। तो खालिद कयूम साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और हमें उम्मीद है कि आपके दबंग तजिए और शफीक अवान के दबंग तजिए के दरमियान सलमान आबिद के जिसे कहते हैं ना बैलेंस तजिए। लेकिन मैं एक बात वादे कर दूं कि शफीक अवान का जो दबंग तजिया है उसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। मैं पहले जो है ना ये बात तस्लीम कर, उन्होंने तो पहले भी ड्रॉ कर दिया, मैं तो वैसे ही हथियार अच्छा पहलवान जो होता है ना, वो अपने दाव पे जाहिर नहीं करता। हम और आप हम तीनों जाहिर कर देते हैं। तुरुप के पत्ते जेब में रखता है। उन्होंने कौन सा दाव मारना, हम तीनों ढेर हो जाएंगे। तुरुप के पत्ते जो है वो जेब में रखता है। अच्छा, कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने CNN को एक इंटरव्यू दिया और ऐसा दबंग इंटरव्यू दिया कि पूरी दुनिया में जो है उसकी पजीराई हुई। मैं चाह रहा हूँ कि वो रिपोर्ट एक दफ़ा आपसे शेयर कर लूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका को ज़मीनी हक़ाइक़ का नहीं पता, इसलिए पाकिस्तान पर एतमाद नहीं करता। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अब तक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बुनियाद गलत थी। उन्होंने कहा कि अगर मैं 9/11 के वक्त वज़ीर-ए-आज़म होता तो अमेरिका को अफगानिस्तान पर हमले की इजाज़त न देता। Afghanistan cannot be controlled by outside. They have a history. No puppet government in Afghanistan is supported by the people. It gets discredited amongst the people. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल परेशान कुन है और अफगानिस्तान में अफरा तफरी और पुनाह गजीनों के मसाइल का खदशा है। हमसाया मुल्क को दहशत गर्दी का भी सामना हो सकता है। दुनिया को अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए ताकि वहाँ सूरत हाल कंट्रोल में रहे। खातीन के हकूक से मुतालिक सवाल पर इमरान खान ने कहा कि ये सोचना गलत है कि कोई बाहर से आकर अफगान खातीन को हकूक दिला सकता है। अफगान खातीन मजबूत हैं, इन्हें वक्त दें, वो अपने हकूक खुद हासिल कर लेंगी। In that, bearing in mind what could have happened and what has happened, I feel give them time. I feel very strongly that it's a mistake to think that someone from outside will give Afghan women rights. Afghan women are strong. Give them time. They will get their rights. हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने। अमजद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, कल CNN का इंटरव्यू आपने भी देखा होगा। ऐसा लगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिका को चार्जशीट कर दिया और वो अमेरिका जो हर दफ़ा पाकिस्तान के लिए डू मोर का मुतालबा करता था, पहली बार एक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका से कहा कि डू मोर करें। आप हमसे सारी ज़िंदगी हमसे काम लेते रहे हैं और हमें ही ब्लेम करते रहे, हम ही पे इल्ज़ाम लगाते रहे। ये कौन सा मुल्क है जो अपने इत्तहादी के ऊपर 500 से ज़्यादा ड्रोन अटैक्स करता है? फिर उन्होंने बड़े क्लियरली अमेरिका को कहा कि तुम्हें अफगानिस्तान की अलिफ बे का भी नहीं पता और आप यहाँ पे बैठ के अपने आप को समझते हैं 20 साल से आप वहाँ रह के आपने अफगानिस्तान को पता नहीं फतह कर लिया था, क्या कर लिया था। इमरान खान साहब के जो कल इंटरव्यू है, इस पर सर आप क्या कहते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का पहली दफा अमेरिका के खिलाफ इतना खुल के बात की है? देखिए, इंटरव्यू को अगर उसका जायजा लें तो बातें तो खरी खरी की हैं जो कि अमूमन अमेरिका के सामने लोग इस तरह करते नहीं हैं। हमारे अपने लीडर्स जो हैं पुराने, वो इस चीज़ को अवॉइड करते रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा उनके व्यूज़ यही रहे, वो ये मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ जगहों पे वो यही कहते रहे जो उन्होंने अमेरिका को भी सुनाया है। और ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका जो है वो उसको बहुत ज़्यादा इल्म नहीं वहाँ की सोसाइटी का, वो अपनी ही छाप वहाँ पे लेके जाना चाहते हैं जो कि वो सोसाइटी कबूल नहीं करेगी। बात यह है कि पाकिस्तान तो अमेरिका को पहले दिन से कहता रहा कि यहाँ पे जंग अब काम नहीं करेगी, आप अब यहाँ पे मुज़ाकरात की तरफ आए। मुज़ाकरात शुरू भी किए 2015 में भारत में, उस वक्त शोशा छोड़ दिया कि जनाब मुल्ला उमर इंतकाल कर गया है। नतीजा ये है कि वो मुज़ाकरात होते होते जो मरी में मुज़ाकरात हो रहे थे वो ख़त्म हो गए, तो दोबारा ना हो सके। फिर आप देखिए कि मुल्ला मंसूर अख्तर जो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार था वो अमेरिका ने मार दिया जब वो ईरान से आ रहा। तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि अमेरिका इस वक्त दुनिया में रुसवा और जलील हो चुका है
अपनी नाकामी की वजह से। और दूसरी तरफ वो जिस तरह निकल के भागा है, हमें भी कहते रहे कि अब हम अबंडन नहीं करेंगे, तो वो तो अपने बड़े करीबी साथियों को एयरपोर्ट पे अबंडन करके भागे यहाँ से। तो वो भी दूसरा इशू आ गया उनकी क्रेडिबिलिटी का, कि अपने ही उनके साथी यूरोपियन यूनियन, बरतानिया वगैरह, वहाँ बड़ा क्रिटिसिज्म है कि जी अमेरिका ने वहाँ साथ किया क्या। जी जी। इन हालात में उनको आगे जो चाइना के खिलाफ वो अपनी क्वाड बना रहे हैं, उसमें भी जो 4 मुल्क साथ इकट्ठे 3 किए हुए हैं, उनको भी शक शुबे में डाल दिया कि क्या उनको अमेरिका के साथ आगे चलना चाहिए या बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर ये बताइएगा कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक इशारा किया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का ख़तरा है, तो उन्होंने तो आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़े उसका इशारा कर दिया कि जो ममालिक नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान में इस्तेकाम आए और ख़ित्ते में इस्तेकाम आए, वो अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी करा के इस सारे सिस्टम को सैबोटाज करना चाहते हैं। मैं आ रहा हूँ चौधरी, मेरी बात मुकम्मल हो जाए। पहली बात तो ये कि अमेरिका ने, आप जो जी चाहे वजाहतें देते रहे, जो जी चाहे कहें, उन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम डालना है। वो इस वजह से कि उन्होंने कहीं ना कहीं कोई स्केपगोट ढूंढनी होती है जिससे वो अपने आप को सुरखरू कर सके। वरना बड़ी सीधी सी बात है कि हमारा जितना नुकसान हुआ, क्या अमेरिका को नजर नहीं आता? वो अपने 10-15 बिलियन डॉलर की बात करते हैं, 150 बिलियन हमारा नुकसान हो गया। हमारे इतने लोग मारे गए, क्या वैसे मारे जा रहे थे? सुसाइड बॉम्बिंग का तो हमारे यहाँ कोई सुना ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वही शुरू हो सकता था जब ये इन्होंने अमेरिका ने उधर अटैक। बिल्कुल। तो ये वो इंसाफ वाली बात नहीं है, उन्होंने आपके ऊपर डालना है। दूसरी बात ये है कि वो निकल गए यहाँ से, तो क्या वो वहाँ पे अफगानिस्तान को टेबल छोड़ के चाइना के हवाले कर देंगे, जिसको वो कंटेन करना चाह रहे हैं? वो कहेंगे अच्छा जी आपने 20 साल हमने धक्के खाए, प्लेट में रख के आपको दे देते हैं। तो ये नहीं होगा। ये जो जितनी बातें हो रही है ना कि वहाँ जी अलकायदा भी आ गई है, वहाँ दाइश भी है, ये सब ड्रामे थे जो उन्होंने अब चलाने हैं। बिल्कुल ठीक। और इसको डिस्टेबलाइज करने के। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अमजद शुएब साहब हमसे बात कर रहे थे। शफीक साहब, मलबा पाकिस्तान पे पढ़ना ही पढ़ना है। जो डेमोक्रेट्स का इजलास था 2 दिन पहले, उसमें उनकी जो इंटेंशंस हैं वो क्लियर हो चुकी हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। 2 चीज़ें हो गई, एक तो उन्होंने हम पे मलबा डालना है, दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जो कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कही कि वहाँ पे दहशतगर्दी का खतरा है। ये 2 बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। देखिए, मसला ये है कि पाकिस्तान पे मलबा तो हमेशा पड़ता ही पड़ता है। आप देख लें, जब से पाकिस्तान वजूद में आया या अमेरिका ताल्लुकात हमारे हुए हैं 50 साल से, तो हमें हमेशा जो है इंटरनेशनल ताल्लुकात, ख़ास तौर पर अमेरिका के हवाले से हमें सामने पंजाबी के नीवी थाई पाया गया। लेकिन देखिए, हर दौर में ही हुआ, और उसमें सबसे बड़ा अफसोस का मुकाम ये है कि जो हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर थे सिवाय भुट्टो साहब के, सब ने अमेरिका को कोने से बजा लाया। जनाब 100 जुतियाँ में मारो तो 100 गंडे भी खाओ। लेकिन ये इमरान खान जो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये इंटरव्यू दिया CNN को, इन्होंने पाकिस्तान का केस लाया और अमेरिका की आंखों में डाल के बात की कि भाई जो उन्होंने किया गलत किया और वो नहीं होना चाहिए था, और उन्होंने पाकिस्तान का केस पेश किया। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं उसको हमले की इजाज़त। ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है। और फिर अगर अमेरिका इसको अब भी नहीं समझ रहा कि भाई ये वो पिछली हुकूमतें नहीं है, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी हुकूमतें नहीं है कि आप उन्हें 100 जूते ही मारेंगे और वो फिर वो आप कोरस बजा लाएंगे। ये इमरान खान है और ये पाकिस्तान की बात करता है और दबंग अंदाज बात की, और उससे भी एक पाकिस्तानी का मौकफ बिल्कुल अपनाया, और उसमें कितनी पजराई मिल रही है। बिल्कुल ठीक। जो मुखालिफ तरीन है, जो दूसरे मीडिया हाउस बैठे वो भी उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इनके इंटरव्यू की एक वन लाइनर ये है कि इमरान खान पहला प्राइम मिनिस्टर जो स्पीक्स फॉर पाकिस्तान। जी बिल्कुल ठीक है। अब सलमान भाई, दी न्यूज़ में साबिक सफ़ीर ईरान और यूएई में आसिफ दुरानी साहब का कालम है, और उसमें उनके 3-4 चीज़ें मैं चाह रहा था आपसे शेयर करूं। वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान का हल ये नहीं है कि जनाब भारत और अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करे, ये उनकी हिकमत अमली हो सकती है। फिर वो ये कहते हैं कि ये मसला इल्ज़ाम तराशियों से हल नहीं होगा, रैशनल होकर आप सिचुएशन का इदराक करें। तीसरी ये कि आप पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किए बगैर बात आगे नहीं बढ़ सकती, और अफगान बहरान में पहले दिन से भारत का किरदार मनफी है। मैं चाह रहा था दुरानी साहब का कालम आपने भी पढ़ा है, तो इसके हवाले से बात की जाए। देखिए, जो लोग ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी वाज़ेह नहीं है, या पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में वो वाज़ेह नहीं है,
उनको इमरान खान का ये इंटरव्यू बार बार सुनना चाहिए। बिल्कुल बड़े ठोस अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा अफगानिस्तान के तनाजुर में और अमेरिका के साथ ताल्लुकात के तनाजुर में पेश किया और कहा है कि हमें पाकिस्तान को माजी के पाकिस्तान के साथ देखने की बजाय आज के पाकिस्तान और एक मुस्तकबिल के पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें। और बड़े दो टोक अंदाज में, यानी इमरान खान साहब की खूबी क्या है, जब वो गुफ्तगू करते हैं वो डिक्टेशन लेके बात नहीं करते, वो बात जो करते हैं अपने अंदर से करते हैं। यानी उन्होंने ये बिल्कुल कह दिया, ये उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि देखिए ये नहीं हो सकता कि आप सारा मलबा हम पे डालें, ब्लेमिंग हम पे करें, हमसे काम करवाते रहें, जब हमारे इंटरेस्ट आएंगे तो आप उसको प्रोटेक्ट ना करें, चाहे वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। और जो बड़ी वाज़ेह तौर पे बात है, जिसका आपने भी, शफीक अवान ने भी आपने कहा कि इंडिकेशन जो है दहशतगर्दी का और बदअमनी का वहां पर, वो क्यों है? अगर अमेरिका ने अफगानिस्तान की तामीर नौ में हिस्सा नहीं लेना और अगर अमेरिका ने भारत को लगाम नहीं देनी, तो फिर आप ये देखिए कि अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन बिगाड़ होगी वो कैसे ठीक हो सकती है। यानी कि अफगानिस्तान की तामीर नौ सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, इस पूरे रीजन का मसला है, इस पूरी आलमी दुनिया का मसला है। और अमेरिका अपनी माजी की पॉलिसियों से निकले। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है, अमेरिका ये समझता रहा है कि पाकिस्तान के साथ हम डिक्टेशन की बुनियाद पे चलेंगे। अब वो मामला डिक्टेशन वाले नहीं है, अब पाकिस्तान एक मुख्तलिफ जगह पे खड़ा है और पाकिस्तान ये कह रहा है कि आप हमसे बराबरी की बुनियाद पे ताल्लुकात, बराबरी से मुराद ये नहीं कि पाकिस्तान और अमेरिका एक जैसे हो गया, बराबरी से मुराद ये है कि आपको पाकिस्तान के कंसर्न्स को एड्रेस करना होगा, पाकिस्तान को अंडरस्टैंड करना होगा और पाकिस्तान के साथ मिलकर वही ताल्लुकात जो अमेरिका भारत के साथ रखता है वो हमारे साथ रखे। खालिद क़यूम साहब, कल का जो टॉप ट्रेंड था ना, वो भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो इंटरव्यू था उस पे था और मज़हर अब्बास साहब ने बड़ा खूबसूरत ट्वीट किया कि ब्रावो इमरान खान। तो पूरी कौम ब्रावो कह रही है। लेकिन जो रोज़नामा जंग और नवाए वक्त का इदारी है, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, उसमें उन्होंने एक यही वाली बात की कि जनाब अब जो डिक्टेशन का वक्त गुजर गया, अमेरिका इससे बाहर आ जाए और ये जो होता है ना मलबा पाकिस्तान पे डाल दो, अब ये नहीं चलेगा। जो कल की सारी गुफ्तगू का वो ये था कि पाकिस्तान को टारगेट करना अब अमेरिका के मुफाद में नहीं है, वो हकीकत पसंदी को समझे। देखिए राणा साहब, चंद रोज़ पहले जब पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से जो मालकान थे उनका प्रोटेस्ट हो रहा था, एहतजाज हो रहा था, तो हमारे ये दोस्त मज़हर अब्बास भी उसमें बड़े नुमायाँ थे और बड़े सरगर्म थे और उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा, मीडिया जो मार्शल लॉ का उन्होंने जो है वो जिक्र किया। लेकिन आज उन्होंने जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तारीफ़ की है, तो उससे ये ज़ाहिर होता है कि वो सब कुछ जो कर रहे थे वो एक प्रेशर और दबाव के नतीजे में ही वो कर रहे थे। और दूसरा मैं आपको बताएं कि देखिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें अब बराह रास्त अमेरिका को मुखातब करके बात की है कि आप इस खित्ते के अफ़गानिस्तान के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनसे आप वाकिफ़ नहीं हैं, आगाह नहीं हैं, और अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह होते तो फिर आपको 20 साल अफ़गानिस्तान में ना गुजारने पड़ते और दूसरा फिर आपको वहाँ नाकाम ना लौटना पड़ता। तो पाकिस्तान जो है इस खित्ते के अंदर सिर्फ वाहद मुल्क है, दीगर ममालिक को भी इस हवाले से जो है वो सूरत हाल की संगीनी का एहसास है, लेकिन पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से माजी में भी मुतासर हुआ है और अब भी अगर अफ़गानिस्तान के अंदर अमन ख़राब होता है, अमन व अमान का मसला पैदा होता है, तो बराह रास्त सबसे ज़्यादा जो मुतासर होगा वो पाकिस्तान होगा। बल्कि अभी से ही होना शुरू हो गया है कि दहशत गर्दी के पिछले कुछ अरसे से आप देखें कि ये 3-4 जो हमले हैं वो पाकिस्तान में हो चुके हैं और अफ़गानिस्तान से हुए हैं। और दूसरा देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो इकनॉमिक मसला पैदा हो रहा है, इकनॉमिक क्राइसिस पैदा हो रहा है, उसके साथ भी पाकिस्तान पर आ रहे हैं कि हमारा जो इस वक्त डॉलर का इशू है, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं कि जो अदायगियों का तवाज़न है जब उसमें थोड़ा बगाड़ होता है तो उससे भी जो है डिवेल्यूशन होती है। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो डिमांड है, जो डॉलर की सूरत हाल है, जो मसाइल हैं, उससे भी हमारा जो करेंसी है उस पर जो है प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है। तो इससे ये वाज़ेह हो जाता है कि अफगानिस्तान के जो भी हालात होंगे सबसे ज्यादा मुतासर पाकिस्तान होगा। इसीलिए इन्हीं मसाइल की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने इंटरव्यू में निशानदेही। बिल्कुल ठीक है। कल एक इजलास हुआ नवाज शरीफ ग्रुप का और उसमें शहबाज शरीफ ग्रुप को नहीं बुलाया गया और वो ना शहबाज शरीफ साहब गए जो कौमी असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ हैं
और ना ही उनके साहबजादे गए, जो हमजा शहबाज साहब जो पंजाब में कायदे हस्ब इख्तिलाफ हैं। तो ये क्या अब ये तय हो गया है कि पाए ने ए तुहाडी गेम ए साडी गेम, तो आप हमारी में मुदाखलत नहीं करेंगे, हम आपकी नहीं मुदाखलत ये करेंगे? डिवीजन की मीटिंग थी और मुस्लिम लीग नून ने डिवीजन बांट लिए हैं। नवाज शरीफ ग्रुप ने शहबाज शरीफ ये ग्रुप को नहीं फारूक बुलाया। लगारी साहब का जो है ये इनके बेटे का ये अपना डिवीजन है, वो डिस्ट्रिक्ट वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ से आप अपना खुद ही वजह कर सकते हैं कि तकसीम कितनी गहरी है। मैंने जब ये खबर देखी तो मैंने पूछा शहबाज शरीफ ग्रुप से कि आप लोग पार्टी सदर हैं। मैं कहा शहबाज साहब पार्टी सदर हैं, उनके बेटे जो है अपोजिशन लीडर हैं, तो एक इजलास हो रहा है रीऑर्गेनाइजेशन पे, फिर आप कह रहे हैं कि लोकल बॉडी इलेक्शन और ये और वो आंदा इलेक्शन, उसको इसमें पार्टी प्रेसिडेंट आपका शरीक ही नहीं, ना जो जो अपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली के वो शरीक है। वो कहते हैं हमें इंटीमेट ही नहीं किया गया। अच्छा, जिसका मतलब है कि भाई उन्हें वो दावत ही नहीं दी कि बुलाई नहीं गई। मैंने कहा ये तो वैसे असूलन तो बुलानी चाहिए थी, शहबाज शरीफ को उसको होना चाहिए अगर इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो कहते नहीं ये ना पंजाब का काम सी, तो फिर हमजा को बुलाना चाहिए था। मैं कहा पंजाब का काम था, जो राना सनाला उन्होंने बुलाया। तो मैं कहा फिर मरियम कहाँ से आ गई? हाँ, अगर ये पंजाब का इशू है और डिवीजन का इशू है तो फिर इसमें मरियम नवाज तो सेंट्रल वो कैसे आ गई? वो यार हमारे पार्टी के मामला कुछ है, हमें ना चलना पड़ता है, जैसे हमें आती है अपना इतला आती है उसके मुताबिक हम चलते हैं। मैं कि इसका मतलब ये है कि पार्टी प्रेसिडेंट जो है उस बेचारे की कोई हैसियत नहीं। आप एक इम्पॉर्टेंट डिवीजन के इजलास बुला रहे हैं, उसमें पंजाबी कहने पंतरोड़ कर रहे हैं, उसको यहाँ लगा उसको वहाँ। अब इसमें ये मैं पहले प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब अब पंतरोड़ करेंगे अपने, और दूसरा ग्रुप वो भी एक्टिव हो गया। वो चाह रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट पोस्ट जगह है उस पर अपने बंदे लगाए, और ये पार्टी ना अपने वजन से ही वो डिसबैलेंस हो गई। क्यों ये जो तफरीक बढ़ रही है, और ये ऐसा नहीं लग रहा कि इलेक्शन के आते आते एक गैर एलानिया दो ग्रुप बन जाएंगे, नवाज शरीफ ग्रुप और शहबाज शरीफ ग्रुप? क्योंकि अब मरियम साहिबा जो हैं वो तो क्लियरली सामने आ गई। कल शहबाज शरीफ को ना बुलाना और हमजा शरीफ को ना बुलाने का मतलब ही ये है कि उन्होंने ये तय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी लाइन लेके चलेंगे और शहबाज शरीफ साहब अपनी लाइन लेके। राणा साहब, ये आप देखना कि इलेक्शन के करीब जाकर ये तकसीम जो है ये मज़ीद गहरी हो जाएगी और इख्तलाफात जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। ख़ास तौर पर जब टिकटों की तकसीम का अमल शुरू होगा तो उसमें भी आपको नवाज शरीफ ग्रुप जो है और मरियम नवाज का जो ग्रुप है उनकी आपको बालादस्ती जो है वो नज़र आएगी। अभी एक ताज़ा मिसाल है कि चंद रोज़ पहले वहाँ से खानेवाल से जो साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं रज़ा हयात हराज, उनकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में उन्होंने नून लीग के अंदर शमूलियत की जो है वो आमादगी का इजहार किया है और उसमें शहबाज शरीफ साहब ने उनसे ये कहा है कि ठीक है हम आपको शामिल करने के लिए तैयार हैं और इसके लिए किसी रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी का भी इत्माम कर लिया जाएगा। लेकिन जब रज़ा हयात हराज ने रिक्वेस्ट की कि मैं लंदन जा रहा हूँ तो मेरी वहाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात जो है उसके लिए कुछ करें, मैं उनसे मिल लूँ। लेकिन इतलात ये हैं कि नवाज शरीफ साहब ने रज़ा हयात हराज को मिलने से इनकार कर दिया है और इससे वाज़ेह होता है कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब सोच रहे हैं, हमजा शहबाज सोच रहे हैं, जिन लोगों को वो अगले इलेक्शन में अकामोडेट करना चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब उनकी जगह और लोगों को अकोमोडेट करना चाहते हैं। इजाफा कर दूं, हिराज साहब को इससे पहले भी अपना उन्होंने शामिल होने की कोशिश की थी, लेकिन जो अब्बासी साहब हैं और जो दूसरा नवाज शरीफ ग्रुप है उन्होंने इनको इनकार कर दिया था। इस्लामाबाद में मुझे याद है कि इस्लामाबाद में था, वहाँ पर हुआ कि भाई आएंगे और मरियम से मिलेंगे जब ये वहाँ अपना कोर्ट पेशी पे गई थी। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है एंटी शहबाज शरीफ के लिए हुए, उन्होंने इनको मुलाकात कराने से इनकार कर दिया। सलमान साहब, इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के अगर आप अरकान असम्बली को देखें ना, सबसे ज्यादा डिप्रेसिव और फ्रस्ट्रेटेड वो है। उनको समझ नहीं आ रही कि हमने 2023 के इलेक्शन में जाना है और ये हमारी स्ट्रेटेजी पार्टी की क्या है। यानी खानदान जो है वो भी बटा हुआ है और पार्टी को भी आपने बांट दिया है। अब उसमें समझ नहीं आ रही कि अब आपने तो कहा ना कि हमजा शहबाज को और शहबाज शरीफ ख्वाजा आसिफ भी नहीं थे,
वराना तनवीर भी नहीं थे, बड़ी आवाजें जो हैं जो शहबाज शरीफ ग्रुप नजर नहीं शहबाज शरीफ आया। ग्रुप नहीं इसका था। मतलब ये है, और कल क्या किया मरियम ने, कल ये कहने की कोशिश की है कि ये जो वोट की ताकत है ना, ये जो वोट का बयानिया ये बदस्तूर कायम है, हमने इसके ऊपर जाके 2023 का इलेक्शन लड़ना है। तो लोगों के अंदर और फिर लग गया कि ये टकराव की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक मुस्लिम लीग नून के जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो टकराव की सियासत नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ठीक है। जितनी मफामत होगी, जितनी ज्यादा हम आगे चलेंगे, उतने ज्यादा हमारे लिए इलेक्शन में स्पेस क्रिएट होगा। अब मौलाना फजल रहमान और बिलावल साहब में T20 जारी है। जी जी। कभी वो अच्छी बॉलिंग करते हैं, कभी वो अच्छी बैटिंग करते हैं, ये T20 जारी है। अब आज के साथ दिलचस्प चीज़ शेयर करता हूँ। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि भाई आप हमें जो ताने दे रहे हैं अदम एतमाद के, तो आप खुद दे दें क्या नाम है इस्तीफे, आप आ जाएं मैदान में। अब उसके जवाब में बड़ा दिलचस्प फैसल करीम कुंडी साहब ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी जो मौलाना फजल रहमान है ना, ये लॉन्ग मार्च करने के एक्सपर्ट है और लॉन्ग मार्च खत्म करने के भी एक्सपर्ट है। अच्छा, अब ये जो खत्म करने के एक्सपर्ट है, मैं चाह रहा था इसका क्या मतलब है, क्या मतलब हुआ इस बात का? बात ये है कि खत्म करने से मुराद उनकी बड़ी वाज़ेह है। हाँ। कि किसी के इशारे पे उन्होंने खत्म किया ना। हाँ। अच्छा, अब वो कहते हैं, खुद कहते हैं फजल रहमान साहब, आपको पता है कि मुझे किसी ने यकीन दहानी कराई थी कि आप हाँ, धरना खत्म कर दे, परवेज़ इलाही साहब के घर में वो जो बात हुई उन्होंने सारी। कहा, कुंडी साहब ने ये कहा कि ये मौलाना फजल रहमान बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के एक बोरे के तौर पर इस्तेमाल होता है या करता है, और कह ये रहा है कि जनाब मैं इसको धरना भी दे सकता हूं, धरना खत्म भी कर सकता हूं, मेरे से मामला तय करें। इस वक्त फजल रहमान का मसला यह है कि उसको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। उसकी वाहिद लिफ्ट जो है ना, वो इस वक्त लंदन में बैठे हुए हैं नवाज शरीफ साहब, और ये उनको भी ब्लैकमेल करता है। यानी कि नवाज शरीफ साहब को कहता है कि अगर तहरीक चलानी है तो पैसे लें, पैसे लाएं, पैसे लेंगे तो फिर हम तहरीक चलाएंगे, और यहां उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो अब आप देखें इस पूरे पीडीएम के प्रोसेस में, एक तरफ पीएमएलएन, एक तरफ पीपल्स पार्टी, एक तरफ जेयूआई, सबसे ज्यादा जो लंबी सियासी तनाई का कोई शिकार शख्स है ना, वो मौलाना फजल रहमान है, क्योंकि शहबाज शरीफ की सियासत से भी वो नाला है। उधर बिलावल साहब ने उसके ऊपर हमला आवर किया हुआ है, और मरियम जो है वो एक तरफ कंट्रोल पकड़ती हैं, फिर 4 कदम बैकफुट हो जाती हैं। तो फजल रहमान साहब जिस किस्म की सियासत चाहते हैं ना, वो फिलहाल इस वक्त पाकिस्तान में मारूजी हालात में मुमकिन शफीक नहीं है। साहब, बिलावल को एक बात के तो दाद दें कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान को जिंदा किया हुआ है अपने बयानात से, अदरवाइज तो उनकी गेम मुक गई हुई है। पंजाबियों के खेड़ मुक गई है असल में ना, वो कहीं अब असेंबली में कहीं ना, वो कौमी सियासत में कहीं। अब इस सारे इलेक्शन के अंदर कंटोनमेंट बोर्ड की एक सीट उन्हें पूरे पाकिस्तान में, एक काउंसलर उनका हो सका। अच्छा, पता क्या असल में पीडीएम के ना इतनी पी हो गई ना, आप समझे मेरे पी को इन्वर्टेड कामा वाला पी इतनी पी हो गई कि उसको खुद पी निकल गई है। हाँ। अब देखें पीएमएलएन नवाज शरीफ, पीएमएलएन शहबाज शरीफ, पीएमएल हमजा शरीफ, पीएमएलएन मरियम नवाज शरीफ, फिर पीपल्स पार्टी, और फिर अपना मौलाना साहब अकेले। अब मौलाना साहब को समझ नहीं आ रही वो करे क्या है। सब ने उन्हें घेरा पा रहे मेरे मासूम मौलाना साहब ਨੂੰ, और वो जो उनकी कोशिश होती थी यार मैं ये चीज़ दिखाऊंगा, अगर डील कर लूँगा, सेवन से फाइन मेरा लाओ, तो दूसरी तरफ जाते हैं कि वहाँ मैं यार मेरे को मैं कर ले, मेरे पास ये भी है। अब ये है कि उनको एस्टैब्लिशमेंट को समझ आ चुकी है कि बाबे को कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपना सौदा बेचने के लिए कभी उसको अपना फेस दिखाता है, कभी उसको फेस दिखाता है, और इस तरह की चीजें जो सियासत में ज्यादा चलती नहीं। बिलावल का आपने कहा, बिलावल का देखिए, बिलावल अभी उसको सियासत में टाइम लगेगा, अभी उसको थोड़ा सीखना पड़ेगा, और वो सीखने के अमल से गुजरे और इतनी जल्दबाजी ना करे। जैसे वो मरियम के लिए खड़ा हो गया था, फिर मौलाना साहब को जफियां डाल रहा, भाई कहीं खड़े हो ना सियासत में। अब खालिद कीम साहब, आप जो हमारे दबंग तजिया निगार का है, मैं उसे थोड़ा सा डिफर करूंगा, सर इजाजत है? ब्रेक के अंदर कहीं आप मुझ पे चढ़ाई कर दें तो मैं इजाजत ले लूं आपसे। आप थोड़ा सा डिफर कर लेना, मैं थोड़ा सा बात आगे बढ़ा दूंगा। बात ये है कि जो बिलावल भुट्टो की बात है, देखिए बिलावल भुट्टो ने मेरी ज़ाती राय में अपने कार्ड बहुत अच्छी तरह खेले, और आहिस्ता आहिस्ता वो नून लीग को नीचे लाके पीपल्स पार्टी एक अपोजिशन जमात के तौर पे अपने आप को सामने ले आए। तो बिलावल की ये पॉलिटिकल कामयाबी तो है। अच्छा देखिए राना साहब, पहले तो मैं शफीक अवान साहब जो बात कर रहे थे मौलाना फजल रहमान की, उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि फजल रहमान साहब खुद तजादात का शिकार हैं। एक तरफ जो बयान आज अखबारात में उनका शाया हुआ है कि वो बिलावल को कह रहे हैं, ताना दे रहे हैं कि आप पंजाब में 6 MP हैं आपके, उनके साथ आप अदम इत्माद की तहरीक ले आए, तो खुद तो वो इनकी मुखालफत कर रहे हैं, लाना नहीं चाहते। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर जो है JUI ने दूसरी अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर तहरीक अदम इत्माद पेश की है,
और क्या उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान ने कदूस बदंजो के जरिए एस्टेब्लिशमेंट को ताउन का पैगाम नहीं भिजवाया? बिल्कुल भिजवाया है, लेकिन ये अलग बात है कि वहाँ एस्टेब्लिशमेंट ने और मुख्तदर हलकों ने तय किया हुआ है कि अपोजिशन की जो है ये जमातें जो हैं इनके साथ जो बाप पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हैं वो उस पार्टी के अंदर ही हल होंगे, और ये नहीं हो सकता कि अपोजिशन की तहरीक को जो है वो किसी सतह पर कामयाबी मिले या सपोर्ट किया जाए। ठीक है, एक ब्रेक लेनी है। प्रोड्यूसर साहब बार बार मुझे डिक्टेट कर रहे हैं कि ब्रेक लेनी है, तो मैं तो भाई आपकी जो डिक्टेशन है उस पर चलता हूँ, एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और फिर हम बात करेंगे फेक न्यूज़ के ऊपर जो एक इत्तेफाक राय हुआ है, और उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो EVM के हवाले से कहा उस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद आते हैं। सत्ता मिट्टी तीन चीज़ें निपटानी है ऐसे। तुर्कों का मकसद अब आजाद रियासत का कयाम है, जो हर सूरत पूरा होगा। चलो भाइयों, पीछा करें इसका। अगर कोई अफरा तफरी हुई तो हम उसे ठीक करना जानते हैं। अर्तुरुल को रियासत के अंदर कुछ ताकतें पसंद नहीं करती। फर्ज किसी का इंतजार नहीं करता, हमारी जो जिम्मेदारी है पूरी करेंगे। अगर मुजरिम आपके कबीले के नहीं है तो जल्द तलाश करें असल मुजरिम को। इन पर हमला तुमने किया है। सरदार हूँ इस इलाके का मैं। मुजरिमों को तलाश करूंगा और सजा भी दूंगा उन्हें। जी वेलकम बैक नाजरीन। कल मीडिया स्टेक होल्डर्स की जो थी वो मुलाकात हुई जनाब फवाद चौधरी साहब से और फ़ारूक हबीब साहब से। फवाद चौधरी साहब ने उसमें हुकूमती मौक़िफ़ जो है वो बयान किया। मैं समझता हूँ कि ये उनकी इखलाकी फ़तह है। उनकी जो इतनी तवील स्ट्रगल थी, इतना प्रेशर लिया उन्होंने, इतना स्ट्रेस लिया और मुकाबला किया, अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहे, उसका नतीजा ये हुआ कि जो स्टेक होल्डर्स हैं मीडिया, उन्होंने भी ये तस्लीम किया कि हाँ फेक न्यूज़ के हवाले से हमें एक मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। बल्कि जो मेरी इतलात हैं वो ये कि जो वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से फवाद चौधरी साहब के नकात थे उस पे भी मीडिया स्टेक होल्डर्स ने एग्री किया कि आप ठीक कहते हैं कि जो ये बेचारे गरीब लोग हैं इनको भी कोई तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, इनकी सैलरी में भी, इनके फ्यूचर के हवाले से भी और इनके दीगर मराहत के हवाले से भी। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब। लेकिन फ़ारूक साहब, इससे पहले मैं एक छोटी सी रिपोर्ट शेयर करना चाह रहा हूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। PMDA के मामले पर हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। जाली खबरों के मामले पर मीडिया तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान कमेटी बनाने पर इत्तफाक हो गया। इस्लामाबाद में मीडिया तंजीमों के नुमाइंदों ने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी और वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब से मुलाकात की। मुलाकात में PBA, APNS, CPNE, PFUJ और MN के नुमाइंदे शरीक थे।
मीडिया तंजीमों और वजारत इत्तलात के नुमाइंदों पर मुश्तमिल ज्वाइंट एक्शन कमेटी तश्कील दे दी गई। हुकूमत और मीडिया तंजीमों के नुमाइंदों के दरमियान तय पाया कि कमेटी फेक न्यूज बिलखुसूस सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के मामले को हल करेगी। दूसरी जानिब सेनेटर फैसल जावेद की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात के इजलास में भी PMDA का मामला जेर बहस आया। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब ने कहा कि मौजूदा 7 रेगुलेटरी अथॉरिटीज को PMDA की एक छतरी तले लाने की तजवीज़ है। सोशल मीडिया को भी कंट्रोल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी और वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब ने मुजव्वज़ा अथॉरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। फरूख हबीब का कहना था कि ये भी फेक न्यूज थी कि हुकूमत ऑर्डिनेंस ला रही है और ये भी फेक न्यूज थी कि हुकूमत बिल ला रही है। जी फरूक साहब, कल बड़े मसरूफियत रही, बड़े इजलास हुए, ज़रा हमें बताइएगा कि क्या हुआ और क्या नतीजा निकला सर। देखें, जो कायमा कमेटी की सब कमेटी का जो इजलास है कौमी असम्बली की, वो मरियम औरंगज़ेब को जावेद लतीफ़ साहब ने उसका चेयरमैन बनाया और हमने उनसे इस बात पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि जब आपको चेयरमैन बनाया गया है सब कमेटी का, तो आपको एहतजाज के अंदर जो है वो शरीक नहीं होना चाहिए था, ताकि आप नॉन पार्टीज़न बन के इस कमेटी की जो मामलात हैं इसको आप आगे बढ़ा सकते। लेकिन उस वक्त हमने चंद चीज़ें सामने रखी कि हम अगर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया जो है वो कन्वर्ज हो चुके हैं और बहुत सारे मीडिया हाउसेस के प्रिंट मीडिया भी का मालिक एक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी मालिक एक है, डिजिटल मीडिया भी उन्होंने बनाया है, तो लॉज को जो है वो कन्वर्ज होना चाहिए और इनको एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में काम करना चाहिए। तो इसके ऊपर जो मौक़िफ़ आया मीडिया स्टेक होल्डर्स की जानिब से, सहाफ़ी तंजीमों के हवाले से, PBA, PNS, CPNE की जानिब से, उनका ये मानना था कि आप जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं इनके अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट को लेकर आएँ। तो मैं समझता हूँ कि हमने पहले भी कंसल्टेशन का अमल जारी रखे हुआ था और ये इस बात का क्रेडिट हुकूमत को मिलना चाहिए, वज़ारत इत्तलात व नशरियात को, कि हम कानून लाने से पहले जो हालात का राना साहब तकाज़ा है, जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज़ की सैलरीज से मुताल्लिक हैं, फेक न्यूज़ से मुताल्लिक हैं, रेगुलेशन से मुताल्लिक हैं, उनको हम पहले एक फ्रेमवर्क के तहत हमने कंसल्टेशन का आगाज़ किया, जिसमें हमने तमाम मीडिया बॉडीज़ को, प्रेस क्लब्स को अपने साथ एंगेज किया और उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमारी जो एक डिबेट है वो उसका एक जो है वो फ्रेम आउट हुई और उसके ऊपर आज हम एक म्यूचुअल कंसेंसस के ऊपर, म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर जो है वो पहुँचे हैं। ठीक है फरूक साहब, मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों की, फवाद साहब की एक इखलाकी फतह है कि फेक न्यूज़ के हवाले से भी स्टेक होल्डर्स ने आपका मौक़िफ़ तस्लीम किया और जो एक अच्छी इत्तला है वो ये कि मीडिया वर्कर्स के हवाले से, जॉब सिक्योरिटी, तनख्वाहों के हवाले से भी आपके मौक़िफ़ को पजीराई मिली है। पिछले 10 साल में 48 शिकायत आई हैं, सिर्फ 4 का फैसला हुआ है उसके ऊपर। तो उन्होंने इस चीज़ को एग्री किया कि आप ITNE के अंदर, एक्ट के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट ले आएँ, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी शामिल करें। और ये भी एक खुशाइंद अमल था कि तमाम बॉडीज़ में जो है, चाहे वो PBA हो, CPNE हो, APNS हो, उन्होंने सपोर्ट किया कि हम आपको जो वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी तनख्वाहों का मामला है, उसके ऊपर हम आपको सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से जो फेक न्यूज़ है, इसकी भी एक अच्छी बात है, रियलाइजेशन है और ख़ास तौर के ऊपर जो फेक न्यूज़ सोशल मीडिया के ऊपर है, इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। और अब जो तय पाया है कि जो हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं, जो लॉज हैं, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उनको मज़ीद तगड़ा करने की ज़रूरत है, मजबूत करने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उनको जो है वो हम स्ट्रेंथन करेंगे। और ख़ास तौर के ऊपर जो है वो फेक न्यूज़ को किस तरीके से जो है वो रोका जा सकता है, उसको डिस्करेज किया जा सकता है, उस हवाले से भी जो है वो लॉज के ऊपर काम अब जो है वो किया जाएगा। वर्कर्स की कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट है, उनकी सैलरीज़ हैं, उनकी जो जॉब सिक्योरिटी है, इससे वज़ारत इत्तलात व नशरियात जो है वो 1 इंच पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि हमें अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट जो है वो वर्कर्स की जानिब से इस बात के ऊपर मिली है। और ये इनका जेन्युइन इशू है कि 6-6 माह से 8-8 माह से 2-2 साल से जो है वो उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही थी और एक स्ट्रोक ऑफ पेन के ज़रिए जब दिल चाहा उनको जो है वो फारिग कर दिया जाता। कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, चाहे पैमरा है,
अब पैमरा जो है वो रेगुलेशन तो कर रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिसमें हम इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। और बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब हमसे गुफ्तगू करने का। छोटे छोटे शॉर्ट कमेंट्स में आपसे लेना चाह रहा हूँ। हमने इसी प्रोग्राम में हम सब ने डिस्कस किया था कि मीडिया हर सूरत में रेगुलेट होगा, और ये बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमत ने एक पूरा विंडो खोला मुशावरत का, CPNE, APNS जितने भी अखबार है, और उसके अंदर ये तय हुआ है कि मीडिया को रेगुलेट करना है। देखिए जो इस वक्त चैलेंज है वो इस वक्त पाकिस्तान के क्राइसिस को मीडिया को रेगुलेट किए बगैर रेजोल्यूशन नहीं है, उसमें वर्कर प्रोटेक्शन भी है, उसमें फेक न्यूज़ भी इसमें जो मेरे लिए जो रोशन पहलू है ना कि सैनिटी प्रिवेल की है। हम इस प्रोग्राम में ये कहते रहते हैं कि आप डायलॉग करें, मुस्सद कर दो, फाड़ दो, ये नहीं मानते, वो नहीं मानते, जेली बिल, ब्ला ब्ला ब्ला। यानी फेक न्यूज़, फारूक साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि फेक न्यूज़ तो की आप बात करते हैं कि कमेटी पूछती है कि फेक न्यूज़ क्या है। अरे भाई, ना अभी तक इस बिल का कोई वजूद है, ना इसका कोई ड्राफ्ट है, ये फेक न्यूज़ है। और इसीलिए कोशिश कर रही है हुकूमत और फवाद चौधरी और फारूक हबीब वज़ारत इत्तलात कि इस किस्म की चीज़ों से बाहर आएँ। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी शुरुआत है। हम पहले दिन से कह रहे हैं डायलॉग करें, मुस्सद कर दो, फाड़ दो, ये कर दो, इससे बाहर आएँ। अब सोल्यूशन निकला ना। ठीक है खालिद कीम साहब, अल्लाह करे कि जो वर्कर्स हैं, गरीब वर्कर, उनके मसाइल हल हो, उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिले, उनको फ्यूचर के अंदर तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। हमने भी बड़ा जोर लगाया इस प्रोग्राम में, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो हमारा भी है, हमने भी बड़ा, अब कोई, क्योंकि हम बराह रास्त मुतासरीन में से हैं, हम खुद प्रोफेशनल प्रैक्टिकल वर्कर हैं, तो हमें तो जितनी हमें खुशी है इस बात की कि अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए, तो ये बड़ा क्रेडिट जाता है फवाद चौधरी को। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि इसमें आप सबका भी बड़ा इसमें रोल है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि पहले रोज से ही फवाद चौधरी ये बात जो है इसका बरमला इजहार कर रहे हैं कि वो साफ़ी कारकुन जो हैं उनके जो मफादात हैं, उनके जो हकूक़ हैं, उनकी जो सैलरीज का मामला है, उस पर जो है वो किसी सूरत जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये सारा मामला हुआ कैसे हुआ, इसलिए कि जो ये सहाफ़ती तंजीमें हैं, APNS, CPNE, PBA, इनमें भी एक तकसीम आ चुकी थी, एक प्रेशर था और उसमें खास तौर पर हमारे जो दोस्त है CPNE के सदर, वो भी बड़े मुतहरक थे। असल में ये था कि एक ग्रुप, चंद ग्रुप जो थे, मीडिया ग्रुप जो थे, वो इस्तेमाल करना चाहते थे। अब वो अखबारी जो तंजीमें हैं, सहाफ़ती तंजीमें हैं, उनको भी कर रहे थे। और दूसरा, जिस तरह एक दड़ा PFUJ का जिस तरह इन्वॉल्व हुआ एक ग्रुप के साथ जो उनके मफादात के लिए, तो उस पर बड़ी रिजेंटमेंट सहाफ़ती जो तंजीमें दूसरी हैं, प्रेस क्लब्स हैं या कारकुनों में था। कल यहाँ से आज लाहौर में FEC जो है PFUJ की शुरू हो रही है, और कल लाहौर प्रेस क्लब में जितनी इस हवाले से इस PMDA के खिलाफ जो के हवाले से जो नारे लिखे हुए थे, जो फ्लैक्सें लगी हुई थी, वो फिर यहाँ पर हटा दी गई और कहा कि इस मामले में हम जो है इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। हैप्पी एंडिंग होगी। हाँ, और हमें तो कारकुन सहाफ़ियों के वो मत दीजिएगा, आगे चले। अच्छा जी, एक और हैप्पी एंडिंग भी कल हुई, मैं वो भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक और हैप्पी एंडिंग हुई। एक बहुत जो डिबेट चल रही थी उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा साफ और बड़ा क्लियर फैसला दे दिया। मैं उसके कुछ नकात आपसे शेयर करता हूँ। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरमाया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर पार्लियामेंट से कानून साजी लाजमी है। वो कानून साजी हो, पार्लियामेंट जब कहेगी तो ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि इंतखाबात में EVM का इस्तेमाल को खलाई या अजनबी काम नहीं है, कोई अनोखा नहीं काम, और ये निज़ाम दुनिया के बहुत से ममालिक में भी राइज है। फिर फाजिल जज ने फरमाया कि तहफ़्फ़ुज़ात क़ब्ल वक्त हैं और पार्लियामेंट का फैसला अवाम के मुफाद में होगा, तो और दरख्वास्त उन्होंने निपटा दी। देखिए सलमान आबिद साहब ने पीछे मीडिया लॉ के वाले से कहा था रेगुलेशंस, यानी बगैर रेगुलेशंस की आप किसी चीज़ को बेहतर नहीं कर सकते। अब EVM पे पोजीशन के पास कहने को कुछ नहीं था, बस क्योंकि हुकूमत की मुखालफत करनी है इसलिए मुखालफत करते जा रहे हैं। अब वो टेबल पे आए और फिर वो अपना अदालत में गए। अदालत ने कहा कि भाई ये कोई अजनबी या कोई एलियन चीज़ नहीं है, पूरी कई दुनिया में मुल्क में ऐसा हो रहा है, और वो इसको उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इस पर कानून साजी करे और इलेक्शन कमीशन उस पर अमल करे। मैंने 3 दिन पहले ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन एक रेड लाइन क्रॉस कर रहा है, और मैंने कहा था कि ये काम पार्लियामेंट का है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि ये काम पार्लियामान ने करना है, पार्लियामेंट करेगी जो कानून साजी करना चाहती है। और मैंने कहा था कि EVM जो है इसका फैसला जो है हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर करना है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी ये है कि ये काम पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट को करने दे, और इस्लाहात, इंतखाबी इस्लाहात इस वक्त नागुज़ीर हैं, ये हर सूरत में होगी। ठीक है खालिद कीम साहब,
जो कल फैसला है उसमें दो चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। एक, फाजिल जैसा आपने फरमाया कि इस पे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं क़ब्ल अज़ वक्त हैं, और दूसरी बात ये कि ये कोई खलाई या कोई अजनबी काम नहीं। जो इलेक्शन कमीशन ने एक शोर मचा दिया था और एक आलूदा कर दिया था एक बात को, मेरे ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद चीज़ें क्लियर हो गई कि भाई अभी तो कानून साजी होनी है, अभी तो इसके ऊपर पार्लियामेंट ने बहस करनी है, चीज़ें इत्तफाक राय पे। आपने इसे पहले ही जो है कंट्रोवर्शियल कर दिया। राणा साहब देखिए, 2017 में एक इलेक्शन एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ था और मुतफिका तौर पर पास हुआ था। तमाम सियासी जमातों ने उस एक्ट की हमायत की थी। उसको उठाकर को पढ़ने की जो है वो तो जहमत करे। उसमें लिखा हुआ है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक दिया जाएगा, और उसमें जो ईवीएम मशीन है उसकी इस्तेमाल की जो बात है वो भी उसमें की गई है। और क्या मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो तरसीलात हैं पाकिस्तान में आती हैं, इस पिछले माली साल के दौरान भी 29 अरब डॉलर के जो फॉरेन एक्सचेंज है वो पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भेजा है। तो क्या वो 90 लाख जो पाकिस्तानी पाकिस्तान की मेशत को चला रहे हैं, मुल्क को चला रहे हैं, पैसे भिजवा रहे हैं, क्या उनका हक नहीं कि उनको वोट का हक मिलना चाहिए? बिल्कुल ठीक है। अब मैं नाज़रीन, प्रोग्राम का चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है और जाते हुए मैं क्रिकेट के हवाले से एक आमिर ने, मोहम्मद आमिर ने बड़ा मैच विनिंग बॉलर रहा है, और पाकिस्तान का अगर वो एक गलती ना करता तो एक वक्त था कि पूरी दुनिया ये कह रही थी कि मोहम्मद आमिर जो है वो दुनिया का एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है। और ये उसके बाद जो भी हुआ वो अपनी गलती से उसने अपना कैरियर तबाह किया, लेकिन उसके बाद वापसी के बाद भी उसने अपने आप को परफॉर्म किया, और दुनिया का वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन इंडिया का जो है वो ये कहता है कि मैं आमिर को खेलते हुए नर्वस हो जाता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ मौजूद है साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद साहब, उनसे हम बात करेंगे। तनवीर साहब, आमिर एक मैच विनिंग बॉलर है और वर्ल्ड कप सर पे है, तो क्या ही अच्छा होता कि हम उसको भी शामिल करते टीम में, उसे मौका देते, उसकी सलाहियतें तो मौजूद हैं। जी इसार, सबसे पहली बात ये है कि मोहम्मद आमिर जो है वो जो मैनेजमेंट थी उसकी वजह से उन्होंने मना कर दिया था कि मैंने इनके साथ नहीं खेलना, जिसमें वकार यूनुस भी थे और मिसबा भी थे। अब जब वो चले गए तो मेरा नहीं ख्याल कि एकदम से उनको अब पाकिस्तान टीम में लेके आना चाहिए। नो डाउट बॉलर अच्छा है, लेकिन जो बाकी जो बॉलर्स हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, अच्छा खेल भी रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इस वजह से उसकी सिलेक्शन नहीं बनी। अगर वो क्रिकेट खेल रहा होता तो 100% वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होता। अच्छा, आमिर ने कहा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार कर दिया, और उसने कहा कि भाई जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं खेल रहा तो मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे रहे हैं। और फिर वो ये कि उसने कहा कि आप मुझसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत करा के मेरी गर्दन के ऊपर अंगूठा रखना चाहते हैं, तो आप समझते हैं कि फैसला सही है उसका? देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना लेने का मकसद तो मुझे समझ नहीं आया। दूसरी बात ये कि अगर वो पाकिस्तान टीम से नहीं खेल रहे थे तो कम से कम उनसे ज़रूर पूछना चाहिए था। उनसे पूछे बगैर आप उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो फोकस है वो सारा इंग्लैंड की तरफ है। शायद वो वहीं पे अब क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे वो क्रिकेट खेलें और वहाँ पे वो नेशनलिटी उनको मिल जाए। उससे फिर ये फ़ायदा होगा कि ये IPL वगैरह खेल सकते हैं। शायद हो सकता है वो उनकी सोच ये है कि ये मेरी अपनी सोच है कि शायद वो अब पाकिस्तान में क्रिकेट आपको खेलते हुए ना नज़र आए। बहुत शुक्रिया तनवीर। बड़ी बदकिस्मती होगी कि अगर आमिर पाकिस्तान के लिए खेलते हुए ना नज़र आए, और इससे बड़ी बदकिस्मती ये होगी कि अगर वो इंग्लैंड की शरीयत इख्तियार करके इंग्लैंड की टीम का हिस्सा बनते हैं, तो इससे ज़्यादा दुख वाली बात नहीं है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। जाते जाते एक मैं आपसे छोटी सी खबर शेयर करना चाह रहा हूँ, और वो खबर ये कि टाइम मैगज़ीन ने दुनिया के 100 बाअसर शख्सियात की फहरिस्त जारी की है, और उसमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं वो भी शामिल हैं। ये मुल्ला अब्दुल गनी बरादर वही हैं जिनको बड़ा मातूब अमेरिका ने किया और पाबंद सलासल किया, और 20 साल तक मुल्ला अब्दुल गनी जो हैं अमेरिका जैसे सुपर पावर का मुकाबला करते रहे, और वो सुपर पावर जिसको ये जोम था, जिसको ये यकीन था कि वो दुनिया में जो चाहे वर्ल्ड आर्डर
बना सकता है, और जिसको ये जोम था कि वो जिसे चाहे कुचल सकता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं अल्लाह के पुरस्रार बंदे जो कभी भी किसी तरह भी उस ताकत के आगे नहीं झुकते जो बातिल हो, और मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर ने ये साबित किया और आज वो दुनिया के 162 लोगों में शामिल हैं। एक बहुत बड़ा हम सब के लिए सबक है कि जब आप कायम रहते हैं अपने असूल पे, जब आप साबित कदम रहते हैं, तो एक वक्त आता है कि दुनिया जो है वो आपके सामने एक हकीर ज़र्रे जैसी बन जाती है। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।